हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर आप पढ़ाई के मामले में अगर गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हो तो स्टडी विद जीनियस में आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि आज सोशल साइंस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है संसाधन और विकास, है ना। तो साथियों, इसमें रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट इसका नाम है। इसमें साथियों हमने सबसे पहले जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे। तो साथियों, वक्त को खराब न करते हुए हम हमारी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं। साथियों, संसाधन हम किसे कह सकते हैं? देखिएगा, अगर मुझे भोजन के लिए गेहूं की आवश्यकता है तो गेहूं मैं कहां पर पैदा करूंगा? जमीन पर। गेहूं क्या है? मेरी आवश्यकता है, और आवश्यकता की पूर्ति मुझे गेहूं की कहां से होगी? जमीन से। अगर मैं इस जमीन में जब पानी की जरूरत होगी तो मैं तालाब से पानी लाऊंगा। तालाब का जो पानी है वो मैं किन्हीं भी संसाधनों से जो है जमीन के अंदर डालकर गेहूं पैदा करूं। अर्थात मैं क्या कर रहा हूं? मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूं। उसी तरह से मैं अनेकों उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बाकी इस एक उदाहरण में ही मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके हों। तो साथियों, संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और इस गेहूं को बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी हो, तालाब हो, जमीन हो, लेकिन मोटर पंप हो, मोटर पंप में लाइट हो, लाइट कहाँ से पैदा हो रही, वो सारी चीज़ें मेरे पास प्रयुक्त हो, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? प्रौद्योगिकी कहेंगे, जो कि आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। हम क्या कहेंगे? इन ऐसी चीज़ों को जो है संसाधन कहेंगे। ठीक। अब साथियों, संसाधन अलग अलग चीज़ों से पैदा होगा, तो हम अनेकों उन सारी चीज़ों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बात यह है साथियों, जब बात करेंगे हम संसाधनों की, तो हम संसाधनों को जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो आप लोगों को पता है कि उत्पत्ति के आधार की अगर बात की जाए तो जैव और अजैव किस तरह से उत्पत्ति हुई है। जिनमें जीव है, जिनमें जीवन व्याप्त है, हम ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? जैव। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, जीवन व्याप्त नहीं है, हम ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? अजैव। जैसे मनुष्य, वन, पशु, ये हमारे कौन से संसाधन हो जाएंगे? जैव संसाधन हो जाएंगे। जब हम अजैव संसाधनों की बात करेंगे तो ऐसे संसाधन जिनमें जीव न हो तो कौन कौन से हो जाएंगे? हमारी भूमि है ना, खनिज है ना, ये हमारे क्या है? अजैव संसाधन। अगर हमारे मन में एक विचार हो रहा है कि ये किस तरह से पैदा हुए थे, हमने उस तरह से इनके जो है खंडों का अध्ययन कर लिया। फिर से हमारे मन में एक क्वेश्चन उठा, क्या ये समाप्त होंगे या नहीं? इसके आधार पर भी हम जो है इनका विभेद किया जा सकते हैं, इनके भेद जो है पढ़े जा सकते हैं। तो हम कहेंगे दो तरह से होंगे। एक होंगे हमारे नवीकरणीय संसाधन, योग्य संसाधन। दूसरे होंगे अनवीकरणीय और नवीकरणीय। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझते हैं साथियों। आप लोगों ने जो है उपसर्ग पढ़े होंगे किसी हिंदी में जो उपसर्ग होता वो कहाँ लगता है? सबसे पहले लगता है। किसी भी शब्द का प्रथम अगर शब्द हो तो वो उपसर्ग का यूज कहाँ होगा? प्रथम शब्द, प्रथम वर्ण के भी आगे। जैसे मैं लिखता हूँ पराजय, तो पराजय का ये प्रथम प है, इसके आगे अगर मैं अ लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा अपराजय। तो यहाँ से मेरा एक शब्द बनता है अपराजय।
इसी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि नवीकरण करण और अनवीकरण में अ का ही भेद है, अर्थात ये एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। नवीकरण का मतलब यह होता है, नवीकरण करना अर्थात किसी भी चीज को पुनः फिर से प्राप्त कर लेना नवीकरण कहलाता है। जब अनवीकरण की बात होती है तो ऐसे संसाधन साथियों जिनको हम पुनः प्राप्त करने, पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। ठीक, फिर से एक अगला मैटर आएगा, किस आधार पर हमने इनको फिर से विभेद करा है। इनका क्या है, व्यक्तिगत, जात, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कोई ऐसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जैसे हमारी जमीन, तो हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन है। ऐसे संसाधन आपके गाँव में आपने देखे होंगे, शमशान घाट है ना, गोचर भूमि, इस तरह की जो चीज़ें होगी जिन पर पूरे गांव के समुदाय का अधिकार रहेगा, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन। जो भी राष्ट्र द्वारा नियोजित है, जो चीज, जिन चीज़ों का संचालन हमारा राष्ट्र करता है, ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। और साथियों, जैसे कोई देश है, मान लेता हूँ पर्टिकुलर ये कोई देश है, इस देश के 22 मील दूर के बाद समुद्री का जो एरिया रहता है, उस एरिया पे किसका अधिकार रहता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार रहता है। तो हम ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर से हम इनका डबल से जो है विभेद करते हैं, तीन तरह से पाए जाते, संभावी, विकसित और संचित। संभावी का अर्थ होता है हमारे पास जो उपलब्ध हैं उससे उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं हम कि ये होगा, है नहीं लेकिन होगा। विकसित भंडार का मतलब ये होता है साथियों, जिनका हम विकास करके पैदा कर रहे हैं, ऐसे संसाधन हमारे विकसित संसाधन कहलाएंगे। और जो हमारे पास ऑलरेडी हैं और दिख रहे हैं कि इनका संचय जो है हमारे पास स्टोर है, तो हम क्या कहेंगे, संचित कोष के संसाधन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं साथियों जैव संसाधन और अजैव संसाधन। डिटेल में फिर से लिखते हैं इनको। तो जैव संसाधन कौन से संसाधन हो गए, हमारे ऐसे संसाधन जिन संसाधनों में क्या हो, जीवन व्याप्त हो, क्या कहलाएंगे, जैविक संसाधन कहलाएंगे। अजैविक की बात करते तो ऐसे संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त न हो, हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। मैंने कहा था ना, वन, पशु, मनुष्य एक ऐसे जिनमें सभी में जीव होता है, तो हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। जैसे भूमि, जल, मृदा, इनमें क्या जीव उपलब्ध है, जीव उपलब्ध है क्या, हम कहेंगे नहीं है। तो ये कैसे संसाधन हो गए, अजैव संसाधन हो गए। अब हम इसका दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा था, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, जब डिटेल में समझा दिया था कि ये किस तरह से दोनों अलग अलग है, केवल इस बार डेफिनेशंस पढ़ेंगे और आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। कैसे, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत का मतलब हुआ साथियों, हम उन्हें पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य, नवीकरण योग्य संसाधनों को हम क्या कहेंगे, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, है ना, वन और वन्य जीव, इनको हम फिर से पैदा कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे।
इन संसाधनों को सतत या प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। सतत का मतलब होगा साथियों निरंतर, और प्रवाह का मतलब भी क्या होता है, निरंतर। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं कि यार ये हमारे पास निरंतर संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, क्योंकि इनका हम बार बार पुनः उपयोग कर सकते हैं। साथियों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से अभी तक डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो साथियों अनवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन, अगर आपसे पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन कैसे बनते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में जो ये पैदा होते हैं, बनते हैं, और इनको बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? लाखों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, इनको हम एक बार उपयोग करते हैं और ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ इनमें चक्री होते हैं। चक्री होने का मतलब ये साथियों कि उनको जैसे लोहे को हमने खदान से पैदा करा, फिर उस लोहे का हमने जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहा वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं चक्री कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनका हम एक बार उपयोग करते हैं और वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, वो बचती भी नहीं है, हम ऐसी चीज़ों को अचक्री कहते हैं। खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये क्या है? हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा जीवाश्म, साथियों जीवाश्म लाखों सालों की प्रक्रिया के द्वारा धरती के अंदर पैदा होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? ये जो है समाप्त हो जाते हैं। इनका हमने एक बार यूज करा, समाप्त हो। आपने देखा होगा, आपने किसी खदान, मान लेता हूँ ये एक खदान है, इस खदान ये पहले पूरी लोहे से भरी थी। साथियों ये खनिज कहेंगे हमें, हमने इसको खोदा और इसमें से लोहा निकाल लिया, तो ये फिर ऐसा का ऐसा गड्ढा रह जाएगा क्या? या पुनः लोहा पैदा होगा क्या? नहीं होगा, होगा लेकिन उसके लिए लाखों साल लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हमारे 4 तरह के हो चुके हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों को हम डिटेल में पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं साथियों स्वामित्व के आधार पर, अर्थात स्वामी के आधार पर कि किस चीज़ का कौन स्वामी है। तो मैंने स्वामी के आधार पर आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 तरह से बताया था। अब 4 तरह को केवल आप लोगों को समझा भी दिया था कि अगर क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वो सरकार को कर देते हैं, जैसे गांव की भूमि के स्वामी, शहरों में भूखंडों के मालिक, घर, ये हमारी क्या है? हमारी अपनी संपत्ति है। और अन्य प्रकार की संपत्ति, जो भी हमारे पास संपत्ति है, बाग है, चारागाह है, तालाब है, अगर हमारा कुआं है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जब बात की जाती है साथियों ऐसे संसाधनों की जो सामुदायिक रूप में हो, जी ऐसे संसाधनों का स्वामित्व सभी व्यक्तियों के हाथ में रहता है, एक ग्रुप होता है, पूरे सभी लोग उसका यूज कर सकते हैं गांव के, तो हम क्या कहेंगे? सामुदायिक। जैसे गांव की हमारी चारण भूमि हुई, हमारा शमशान घाट, पिकनिक, खेल का मैदान, इस तरह की चीजें क्या हो गई? सामुदायिक संसाधन हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों अगले पे। सामुदायिक और व्यक्तिगत हमने पढ़ लिया, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को एक साथ पढ़ लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे डाउट्स जो है उससे क्लियर हो जाए। अब राष्ट्रीय संसाधनों का मतलब क्या होगा साथियों? राष्ट्रीय संसाधनों का मतलब ऐसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, है ना, जिनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता हो, है ना। सामान्यतः तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सभी संसाधन हमारे कैसे होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी
आम जनता खेत में अधिकृत कर लेती है, कर सकती है, जैसे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर संपूर्ण रूप से, मैंने कहा था 22.2 किलोमीटर या 12 समुद्री मील तक जो हमारा सागरीय क्षेत्र रहता है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे साथियों क्या हो सकता है, जैसे कहीं पर सरकार, हमारे खेत में अगर हमें सोने की खदान मिल जाती है तो सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है और उस पर किसका अधिकार हो जाता है? सरकार का अधिकार हो जाता है। अगर कहीं पर भी आम जनताओं के हित का रक्षक होता है और या रक्षा होती है तो सरकार ऐसे संसाधनों को जो है अपने अंडर कर लेती है। तो हम ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और मैंने कहा था ऐसे संसाधन जो हमारी समुद्री तटरेखा से 12 मील की दूरी या 22.2 किलोमीटर दूर से परे हो, दूर हो, जो खुले महासागरीय क्षेत्र में जहाँ किसी भी देश का अधिकार ना हो, वहाँ पर किसका अधिकार रहता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार रहता है। और ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगर हमें समुद्र, जहाँ हमारा समुद्री एरिया है 12 समुद्री मील दूर से, अगर हमें उसका उपयोग करना है तो हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेंगे या बिना सहमति के हम जो है उसका उपयोग कभी भी नहीं कर सकते। तो साथियों यहाँ से हमारे जो 4 ये भी कौन कौन से व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी क्लियर हो चुके हैं। अभी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी को भी किसी को भी किसी प्रकार का जो है डाउट्स नहीं रहा होगा। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि संभावी अर्थात ऐसी संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं, हम विकसित कर सकते हैं। उस संचित कोष का मतलब है ऐसे संसाधन जिनमें हम जो है संसाधनों को विकास कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं साथियों, हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट चीज। हाँ, अगली बात करते हैं साथियों, इनको, ये आपके सिलेबस में जो है डिटेल्स में नहीं है, इसलिए हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है साथियों, सतत पोषी विकास। अब ये सतत पोषी विकास क्यों पैदा किया गया है साथियों? हमारे वैज्ञानिकों ने देखा है, हमारे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं के लोग थे, जो दूरदृष्टि लोग थे, उन्होंने देखा था कि यार भूमि का क्या हो रहा है, भूमि को खोदा जा रहा है ना, और पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसको? पर्यावरण। क्यों पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि हम विकसित राष्ट्र की ओर जब भागते हैं तो हम पर्यावरण से लेकर मानव तक हर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई है यहाँ पर, उसका नाम है सतत पोषी विकास। सतत पोषी विकास का मतलब ये होता है साथियों, आप विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान न पहुंचाए, ऐसी चीज को कहते हैं सतत पोषी विकास। और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया है ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता जो है, उन्हें वन चाहिए, उन्हें भूमि चाहिए, हम इनको नुकसान न पहुंचाए। तो सतत पोषी विकास का अर्थ होता है साथियों, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो तथा विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। अर्थात ये है, हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ी को अगर किसी भी चीज की जरूरत है, ऐसा न हो कि हम उस चीज को समाप्त कर दें, है ना। तो इस तरह से सतत पोषी विकास जो इंट्रोड्यूस हुआ, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ इसके ऊपर जो है सम्मेलन बने और क्या क्या एजेंडे जो है इसके रखे गए। इसी प्रक्रिया में साथियों पहली बार जून 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो। क्या भारत इसका सदस्य था? इस सम्मेलन में था
तो हम कहेंगे भारत भी इस सम्मेलन में मौजूद था। अब इस सम्मेलन में पूरे इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 को जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, उसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो हम कहेंगे विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल निकालना ही इसका उद्देश्य रखा गया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ साथियों, सभी देश के नेता एकत्रित हुए। उन्होंने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई। अगर आपसे कोई पूछे कि भूमंडलीय वन सिद्धांत पर कब सहमति जताई गई, तो हम क्या कहेंगे 1992 के जो है रियो डे जेनेरो के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और 21वीं शताब्दी के लिए सतत पोषीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। किसको दी गई? एजेंडा 21 को। अब हम पढ़ते हैं कि यार ये एजेंडा 21 क्या है जो इसे स्वीकृति मिली है, तो हम बात करते हैं एजेंडा 21 की। तो साथियों एजेंडा 21 क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि इसकी स्वीकृति, इसकी घोषणा कब हुई थी? जून 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरो सम्मेलन में जो है इसको स्वीकृति मिली थी। और किसने दी थी? इसको समस्त राष्ट्र अध्यक्षों ने स्वीकृति दी थी। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषी विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य यह था सामान्य हितों पर पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियां के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटने का जो है इसका उद्देश्य रखा गया था। अब इसमें क्या होगा साथियों, जैसे बहुत बार क्या होता है कि कई देश जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय बैंक से जो है पैसे लेती है। जैसे अभी 2040 का जो आंकड़ा रखा है कि कार्बन उत्सर्जन 0 करना है, तो ऐसी स्थिति में भारत या कोई भी राष्ट्र कहेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कि हम जो है वन को तैयार कर रहे हैं, हमारे यहाँ बीमार ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें क्या देती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें कुछ सहायताएं देती है। और साथ साथ एजेंडा 21 में मुख्य उद्देश्य ये करा था साथियों कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। अर्थात अगर आप ग्राम पंचायत से हैं तो ग्राम पंचायत एजेंडा 21 तैयार करें, अगर आप जिला पंचायत स्तर पे तो जिला पंचायत जो है एजेंडा 21 तैयार करें। इस तरह से साथियों एजेंडा 21 तैयार करने की जो है स्वीकृति मिली थी। तो साथियों आज के लिए यहीं हम जो है हमारी क्लास को विश्राम देते हैं। अब अगले जो चैप्टर में संसाधनों का संरक्षण क्यों करना पड़ा, इनका दोहन कौन कर रहा है, इन सभी चीज़ों पर डिटेल्स में बात करेंगे, भू संसाधन पर करेंगे। अगले ही सेशन में हम हो सकता है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो साथियों धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।